students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. तो कल मैंने आपको आवेश के मात्रक के बारे में पढ़ाया था। आवेश का मात्रक कूलाम होता है एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक स्टेट कूलाम या अपन कह सकते हैं फ्रैंकलिन होता है। ये सारी बातें मैंने आपको कल पढ़ाई थी। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आवेशों के गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन आज? आवेशों के गुणधर्म। तो आप हेडिंग लगाए आवेशों के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। ठीक है, इसमें जो पहला गुणधर्म है उसका नाम क्या है? आवेशों की योज्यता। क्या नाम है? आवेशों की योज्यता। क्या बोलते हैं इसको? आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है आवेश को जोड़ना, आवेश का योगफल करना। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जैसे कोई मार्कर है, जैसे कोई मार्कर है, इस मार्कर के अंदर जितने भी चार्जेज है, इस मार्कर के अंदर जितने भी आवेश है, इस मार्कर का मेरे को कुल आवेश ज्ञात करना है। तो इसके अंदर जितने भी आवेश है उन सभी को अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसी प्रॉपर्टी को, इस गुणधर्म को अपन क्या बोलते हैं? आवेशों की योज्यता बोलते हैं। अगर मेरे को किसी भी वस्तु का आवेश ज्ञात करना हो, किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश ज्ञात करना हो, अब वस्तु को कभी कभी अपन निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? निकाय। तो किसी निकाय पर कुल आवेश ज्ञात करना हो तो उस निकाय के अंदर कितने आवेश है सभी को क्या कर दो? जोड़ दो। और जोड़ना कौन सा है? बीजगणितीय। कौन सा? बीजगणितीय योग करना आपको। ठीक है, तो इसकी अपन थ्योरी लिखते हैं। किसी निकाय पर, किसी निकाय पर कुल आवेश, किसी निकाय पर कुल आवेश निकाय के अंदर, निकाय के अंदर उपस्थित आवेशों, निकाय के अंदर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? आवेशों की योज्यता बोलते हैं। किसी निकाय का अगर आपको कुल आवेश ज्ञात करना है तो उस निकाय के अंदर जितने भी आवेश है उनका अपन क्या कर देंगे? बीजगणितीय योग कर देंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं? आवेशों की योज्यता बोलते हैं। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे मान लो ये कोई आवेश है, कोई निकाय है या कोई वस्तु है जिसके अंदर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, -Q4 चार्ज है, -Q5 चार्ज है, -Q6 चार्ज है। क्योंकि वो आवेश क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5 -Q6 ये एक निकाय के अंदर कुल आवेश है। अब मैं आपको बोलता हूं कि इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तो आप क्या करोगे? इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करोगे। निकाय का जो कुल आवेश होगा, निकाय का कुल आवेश होगा, सभी को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5 -Q6 ये इस निकाय पर कुल आवेश आ जाएगा। याद रखना, आवेश को हमेशा विद साइन रखना है।
इसका चिन्ह आपको साथ में रखना है। ऐसा ना हो कि आप माइनस को भी प्लस ले लो, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। और अदिश राशि का हमेशा क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है, ठीक है ना। बीजगणितीय योग होता है। तो मैंने क्या किया, इसका बीजगणितीय योग किया है। जहां पे माइनस हो वहां पे माइनस लगाना है, जहां पे प्लस हो वहां पे प्लस काम में लेना है। अगर कोई आवेश धनात्मक है तो धनात्मक साइन यूज करना है, अगर कोई आवेश ऋणात्मक है तो आपको ऋणात्मक साइन यूज करना है। अब सभी को आप क्या करोगे? जोड़ दोगे, यहाँ पे घटा दोगे, तो इस निकाय का क्या आ जाएगा? कुल आवेश आ जाएगा। तो ये होती है आवेश की योज्यता। इसको अपन क्या बोलते हैं? आवेश की योज्यता। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसको बोलते हैं? वह राशि जिसका केवल परिमाण हो, उसकी दिशा ना हो। ऐसी राशि जिसका परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो। आवेश की कोई दिशा नहीं होती, आवेश का केवल परिमाण होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। और अदिश राशि का हमेशा क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। सभी को जोड़ देंगे अपन तो अपने पास में निकाय का कुल आवेश आ जाएगा। इस गुण धर्म को अपन क्या बोलते हैं? आवेशों की योज्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेशों की योज्यता। ये इसका पहला गुण धर्म हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे गुण धर्म की, ठीक है। किसी निकाय पर कुल आवेश, किसी निकाय पर कुल आवेश उस निकाय के अंदर उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसे आवेशों की योज्यता कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है? आवेशों की अनिश्चितता। आवेशों की अनिश्चितता। आवेशों की अनिश्चितता। अब इसका मतलब क्या है? ये कोई आवेश है, अभी ये कौन सी स्थिति में है? यह अभी विराम अवस्था में है। यदि इसी आवेश को आप क्या कर दो? गति करवा दो। इसी आवेश को आप क्या कर दो? गति करवा दो, तो इस आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? आवेशों की अनिश्चितता। वापस से, अगर यह कोई आवेश है, अभी ये कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। इसी को अपन ने क्या किया? गति करवाया। इसी को अपन ने क्या करवाया? गति करवाया। तो गतिशील अवस्था में इस आवेश की मात्रा और स्थिर अवस्था में इस आवेश की मात्रा क्या रहती है? समान रहती है। क्या रहती है? समान रहती है। इस आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को अपन क्या बोलते हैं? आवेशों की अनिश्चितता। क्या बोलते हैं? आवेशों की अनिश्चितता। तो इसकी अपन थ्योरी लिखते हैं पहले। मतलब किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो उसके अंदर कुल आवेश, और वही वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो उसके अंदर कुल आवेश वही रहेंगे जो पहले थे, जो पहले स्थिर अवस्था में थे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यदि स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा वही रहती है जब वह वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। गतिशील अवस्था में होती है, जब वह वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। यदि स्थिर अवस्था
में वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा, स्थिर अवस्था में वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा वही रहती है जब वह वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा वस्तु के वेग पर, वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती है, वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका अगर अपन शॉर्ट एक समीकरण बनाए तो समीकरण क्या होगा कि जैसे कोई आवेश है वह कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो इस आवेश का परिमाण चेंज नहीं होगा, वो पहले भी क्या है क्यू है और अभी भी क्या है क्यू है। कब, जब ये कौन सी अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में हो, ठीक है। तो आवेश का परिमाण क्या रहता है, समान रहता है, चाहे आवेश विराम अवस्था में हो चाहे आवेश गतिशील अवस्था में हो। अगर ये 5 कूलम का है तो स्थिर अवस्था में भी 5 कूलम का रहेगा और गतिशील अवस्था में है तब भी ये 5 कूलम का ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 4 कूलम का या 6 कूलम का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आवेशों की अनिश्चितता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, आवेशों की अनिश्चितता। देखो ये तो हुई आवेश की बात, ये तो किसकी बात हुई है, आवेश की बात हुई है। अगर अपन इसके मास की बात करें, इसके द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इसमें क्वेश्चन आता है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में हो चाहे आवेश गतिशील अवस्था में हो, आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अपन क्या बोलते हैं, आवेशों की अनिश्चितता। लेकिन यदि उसी आवेश का अपन को क्या पूछे, द्रव्यमान पूछे, तो द्रव्यमान पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। द्रव्यमान इफेक्ट होता है जब कोई आवेश क्या करे, गति करे, लेकिन उसकी गति 200 मीटर पर सेकेंड 300 मीटर पर सेकेंड नहीं होनी चाहिए। उसकी जो गति है, उसका जो वेग है, उसकी जो स्पीड है वो लगभग प्रकाश के वेग के बराबर हो, तभी उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसको अपन बोलते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं अपन इसको, आपेक्षिकता का सिद्धांत। केवल अपन को इतना याद रखना है इसमें, बाकी इसकी जो स्टडी होती है वो बड़ी बड़ी क्लासों के अंदर की जाती है। आपको केवल इतना याद रखना है कि यदि कोई आवेशित कण है और वह प्रकाश के वेग से क्या करता है, गति करता है, तब उस आवेशित कण का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बारे में अपन लिखते हैं, ये उतार लो आप। ये तो आवेश की मात्रा की बात की अपन ने। अगर अपन आवेश के द्रव्यमान की बात करें, किसकी बात करें अपन, आवेश के द्रव्यमान की बात करें, तो आवेश का द्रव्यमान क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यदि आवेशित कण प्रकाश के वेग से गतिमान हो, प्रकाश के वेग से गतिमान हो, तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। अब इसे अपन क्या कहते हैं, इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंदर एक सूत्र होता है इस चीज का कि m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडूड
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको बोलते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। आपेक्षिकता के सिद्धांत में गतिशील आवेशित कण का जो द्रव्यमान होता है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। जहां पे एम नोट क्या है, जहां एम नोट क्या है, विराम द्रव्यमान। जहां एम नोट क्या है, विराम द्रव्यमान, मतलब आवेशित कण रुका हुआ है। और ये जब आवेशित कण चल रहा है कितनी स्पीड से, प्रकाश के वेग से। ये क्या है, v क्या है, वेग, क्या है, वेग। और c क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। और अपन ने यहां पे क्या लिखा है कि आवेशित कण का वेग लगभग किसके बराबर हो, c के बराबर हो। आवेशित कण का वेग क्या हो, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर हो। तो m का मान कितना आएगा, तो अपन पता लगा सकते हैं। m का मान कितना हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा। तो इसमें अगर अपन वैल्यू पुटअप करें तो वैल्यू कितनी आएगी, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडूड 1 माइनस वी की जगह c लगाओ तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडूड 1 माइनस 1, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे एम नॉट अपॉन 0, ठीक है। और एम नॉट अपॉन 0 को क्या बोल सकते हो अपन, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ना कि वस्तु का द्रव्यमान क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। वस्तु का द्रव्यमान क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो आपको याद रखना है कि कोई भी आवेशित कण या कोई भी वस्तु अगर प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उस वस्तु के अंदर आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, आपेक्षिकता का सिद्धांत, जो अपन आवेशों की अनिश्चितता के गुण द्रव्य में इसको पढ़ते हैं। अब अपन कल आवेश के 2 गुण द्रव्य कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आज ये 2 गुण द्रव्य अपने हो गए, ठीक है। थैंक यू।